नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। जैसा कि आप जानते हैं कि जनहित में सामाजिक मुद्दों को उठाया जाता है, समाज से जुड़े हुए मुद्दों को हम उठाते हैं। आज मामला मेरठ का है। मेरठ के इचौली थाना क्षेत्र में एक गांव से सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है, जहां कुछ दबंगों ने करीब 1 माह पूर्व किसान की बेटी का घर से अपहरण कर लिया। शिकायत के बाद भी सुनवाई ना होते देख पीड़ित परिवार ने घर के बाहर मकान बिकाऊ के पर्चे चस्पा कर दिए और पलायन का ऐलान कर दिया। इचौली थाना क्षेत्र स्थित ग्राम खरदौनी के पीड़ित पिता का आरोप है कि 2 मार्च को सुबह करीब 4 बजे के आसपास गांव के ही रहने वाले कुछ दबंग उसके घर में घुस जाते हैं। आरोपी उसके परिवार के साथ मारपीट करते हुए हथियारों के बल पर नाबालिग बेटी का अपहरण करके ले गए। बताया गया है कि दबंग घर में रखे 60,000 रुपए की नकदी और कीमती जेवरात भी लूट ले गए। पीड़ित का आरोप है कि इसके बाद दबंग युवकों के परिजनों ने उनके घर पर हमला कर दिया था। मामले की शिकायत पुलिस से कई बार की गई तो आरोपी दबंगों ने बेटी को 2 दिन में वापस लौटाने की बात कही। पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि वो पिछले 1 महीने से बेटी की बरामदगी के लिए थाने के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और इसके बाद पीड़ित परिवार ने घर के बाहर मकान बिकाऊ के पर्चे चस्पा करते हुए पलायन का ऐलान कर दिया। पीड़ित परिवार द्वारा पलायन की जानकारी मिलने पर इचौली थाना पुलिस गांव पहुंची। परिवार को समझाते हुए कहा कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी बेटी को बरामद कर लेंगे, लेकिन बरामदगी अभी तक नहीं हो पाई है। और इसीलिए आज हम जनहित में यह मुद्दा उठा रहे हैं ताकि प्रशासनिक स्तर पर यह बात और शासन स्तर पर यह बात पहुंचाई जा सके कि आखिर इस कार्रवाई में इतनी लेट लतीफी क्यों। जिस तरीके से दबंगई ये सामने आई है कि गांव के ही रहने वाले दबंग हैं ये, जो घर में घुसते हैं, सरेआम दबंगई दिखाते हैं और नाबालिग बेटी का अपहरण करके ले जाते हैं। और जब इस बात की तहरीर थाने में दे दी गई तो फिर कार्रवाई में इतनी लेट लतीफी क्यों। इसी खबर को लेकर हम चर्चा भी करेंगे और दर्शकों की राय भी इस मसले को लेकर बेहद अहम है, क्योंकि जो प्रशासनिक कार्यशैली है उससे आप कितने संतुष्ट हैं, इसलिए आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि मेरठ का ये मामला है और मेरठ के इस परिवार के साथ जो घटना घटी ये किसी के भी साथ घट सकती है। इसको लेकर सतर्कता और प्रशासनिक कार्रवाई किस तरीके की होनी चाहिए इन दबंगों के खिलाफ, इसको लेकर आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। इसी को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। और इसी में हमारे साथ इसी में चर्चा करेंगे प्रमित जॉनसन जी, उपाध्यक्ष हैं आरएलडी के अल्पसंख्यक विंग यूपी के सपा से। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रमित जी, माफ कीजिएगा, आरएलडी से हैं। प्रमित जी, ऐसी घटनाएं जो सामने आ रही हैं, हम पूरे प्रदेश स्तर पर अगर बात करें, ये मेरठ की घटना है जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं। मेरठ की इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? अनम्यूट करिएगा। प्रणाम। मैं सबसे पहले बधाई और साधुवाद देना चाहूंगा के न्यूज को कि उसने जनहित में एक बहुत मजबूत मुद्दे को उठाया है। ये घटना बड़ी निंदनीय घटना है, क्योंकि जी इसमें 2 आरोप आते हैं। जी पहली बात, जो कि योगी सरकार दावा करती है कि बाहुबलियों का राज खत्म हो चुका है, दबंगों का राज खत्म हो चुका है। कहीं ना कहीं हमें वो चीज दोबारा यहाँ देखने को मिलती है। और दूसरा जो एक वायदा झूठा पाया गया है वो है महिला सुरक्षा का वायदा, और वो भी एक नाबालिग बच्ची का बात। और ये पहली बार आज आपके न्यूज के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम कल ही कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, लोगों के साथ डीएम साहब से मिलने का भी प्रयास करेंगे और पीड़ित परिवार तक पहुंचने का भी प्रयास करेंगे। और जो संभव मदद इस परिवार की हो सकती है वो करने का काम करेंगे। और हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे जिले से इनको पलायन नहीं करना पड़ेगा, और हम सब लोग इनके साथ हैं। और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन दोनों दोषी पाए जाते हैं।
जा रही है। सुरेश, दर्शक जुड़े हुए हैं कानपुर से, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं सुरेश जी। सुरेश जी, सुरेश जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी राय साझा कर सकते हैं। चलिए दोबारा से जुड़ेंगे तो जरूर राय साझा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता भी मेरठ से जुड़ चुके हैं क्योंकि मेरठ का ये पूरा मामला है। तो राजू शर्मा जुड़े हुए हैं। राजू, आपके पास आएंगे इस मामले को लेकर, क्योंकि काफी वक्त बीत चुका है। इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई होती नजर आ रही है और पूरा मामला क्या है? हाँ बिल्कुल, देखिए सोनी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा प्रकरण एक नाबालिग पुत्री के अपहरण से संबंधित है। पिता का आरोप है कि उसकी बेटी को 3 से 4 लोग अगवा कर ले गए और पुलिस के पास जब वो गुहार लगाने के लिए पहुंचा तो उसकी सुनवाई नहीं हुई। डीएम-एसएसपी तक से शिकायत की गई लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई, बल्कि वहां से सरकाकर भगा दिया गया। अब पीड़ित पिता को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बाकायदा घर के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं और एक वीडियो भी वायरल किया गया है जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि दबंगों से परेशान होकर वो पलायन करने को मजबूर है। पुलिस उसकी सुनवाई नहीं कर रही, बेटी उनकी बरामद नहीं हो रही, गुहार लगा कर वो थक चुके। ये पीड़ित पिता का कहना है। वहीं जब हमने इस पूरे प्रकरण में पुलिस से बात की तो पुलिस का कहना है कि ये प्रकरण एक प्रेम प्रसंग का था। प्रेम प्रसंग का प्रकरण था तो बेटी बरामद क्यों नहीं की गई? बरामद करने के बाद उसे कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया गया? उसके बयान कराए जाते, लेकिन पुलिस ने ऐसा करना लाजमी नहीं समझा। सिर्फ ये कहकर सरका दिया गया कि प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रकरण है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। जबकि नियम ये है कि अगर कोई इस तरह का प्रकरण सामने आता है तो दोनों पक्षों को कोर्ट में ले जाया जाए, वहां पे उनके बयान हो 164 के, उसके बाद स्वतंत्र है, बेटी कहीं भी जा सकती है। लेकिन पुलिस क्यों करे, क्यों इतना काम करे? ये पुलिस है मेरठ की, क्यों इतनी हिम्मत उठाए? इन्हें तो जो है पीड़ितों की सुननी नहीं है, गुवारा नहीं करते जो है यहाँ के थाना प्रभारी लोगों की सुनने का। तो इस तरह के तो प्रकरण निकल के सामने आएंगे। बिल्कुल। प्रमित जी, आपने हमारे संवाददाता जो कि इस वक्त मौजूद हैं मेरठ में, आपने पूरी बात सुनी होगी। जब जिम्मेदारों से बात की गई तो उन्होंने जिम्मेदारी लेने से ही इनकार कर दिया। इस मामले पर एक कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रशासनिक अमला जो है वो इस मामले पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। प्रेम प्रसंग का मामला बता दिया, अगर प्रेम प्रसंग का भी मामला है तो कोई इस तरीके से किसी के घर में घुसकर बेटी को लेकर जा सकता है? प्रमित जी। मैम, मैं इसमें यही कहना चाहूंगा एक महापुरानी घटना है। अगर प्रेम प्रसंग की भी बात है तो जितना मैंने चीजों को देखा है कि पुलिस स्टेशन सिर्फ एफआईआर दर्ज कराने के साथ साथ समझौता कराने का भी केंद्र है। अगर ये प्रेम प्रसंग का भी मामला कहा जा रहा था तो पुलिस को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए थी, इसमें ढिलाई का रवैया नहीं अपनाया चाहिए था। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि यहाँ दो सरकार के जो वायदे हैं वो झूठे साबित हो रहे हैं। पहला कि बाहुबलियों का राज नहीं है और दूसरा कि महिलाएं सुरक्षित है। और जब ये दोनों बातें आ रही थी तो शासन और प्रशासन को मजबूती के साथ इस पे काम करना पड़ रहा था। अब जब मीडिया ने इस पे दबाव बनाया है, आपके चैनल को और राजू शर्मा जी को साधुवाद, जब उन्होंने इस पे काम किया है तो मुझे निश्चय है कि हम भी डीएम साहब से मिलेंगे और अब जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई होगी। और चलिए उम्मीद करते हैं प्रमित जी कि कम से कम इस मामले को, इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। हमारे साथ रूपा पांडे जी भी जुड़ गई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, स्वागत है आपका। और साथ ही दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। पहले मुमताज आलम जी भी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुरेश जैन जी जुड़े हुए हैं, दर्शक उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। सुरेश जी। चलिए, सुरेश जी से संपर्क टूट गया है। उमेश जैन जी मेरठ से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका उमेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं।
उमेश जी, चलिए दोबारा से संपर्क होगा तो राय साझा करेंगे। रूपा पांडे जी, आपके पास आते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप और समाज में इस तरीके का अभी भी बर्बरतापूर्ण जो रवैया नजर आ रहा है, बर्बरतापूर्ण, दबंगों की दबंगई, इस तरीके के मामलों में इजाफा हो रहा है। प्रशासनिक कार्यशैली जो लचर यहां पर नजर आती है ऐसे मामलों को लेकर, आप क्या कहेंगी? मेरठ का ये पूरा मामला है। अनम्यूट करिएगा रूपा जी। देखिए सोनी जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराध बहुत चरम पर रहता है। पलायन की घटनाएं वहां बहुतायात पाई गई हैं। कुछ वहां का ऐसा भौगोलिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि है कि वहां पर दबंगई बहुत ज्यादा रहती है। उत्तर प्रदेश का सबसे संवेदनशील वो क्षेत्र कहलाता है जहां पर दबंगई इस मोड़ तक आती है कि लोग अपने घरों पर पलायन के चस्पा करने लगते हैं कागज। और चूंकि ये विषय बहुत संवेदनशील हो जाता है जब एक बेटी का अपहरण हो जाता है। देखिए हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विसंगति ये है सोनी जी, जैसे ही किसी लड़की के साथ कोई भी आपराधिक कृत्य होता है तो सबसे पहले उसकी संलिप्तता भी उसमें ढूंढने की कोशिश की जाती है और कोशिश की जाती है कि किसी भी तरह उस परिवार पर सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न लगा दिया जाए। तो मुझे लगता है इस मामले में सबसे ज्यादा तो उस पीड़ित परिवार को कमजोर करने का ये पहला अस्त्र प्रयोग किया जा रहा है कि आपकी बेटी में ही खोट है और आपकी बेटी प्रेम प्रसंग में है और आप अपनी बेटी के इज्जत को पहले ध्यान में रखिए, क्योंकि सीधा मामला दबंगई का है। देखिए प्रेम प्रसंग, प्रेम तो बहुत ही अच्छी चीज है। प्रेम अगर होगा, और अब हमारे समाज में बहुत ही बड़ी विचारधारा के साथ बेटियों को पढ़ाया पाला जा रहा है। अब वो भी जमाने नहीं रहे कि जरा से प्रेम में माता पिता विलन बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब वो किसके साथ कहाँ संबंध में, वो भी माता पिता का नैतिक अधिकार रहता है और अपनी पुत्री के वो सबसे बड़े वेल विशर होते हैं। तो यहाँ प्रेम प्रसंग विषय पर मैं नहीं जाना चाहती, वो जांच का विषय है। लेकिन ये जो किसी को इतना पीड़ित कर देना कि बिल्कुल, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर नाबालिग को किडनैप कर ले गए हैं, अब कहा जा रहा है कि 2 दिन बाद उसे वापस कर दिया जाएगा, कि जैसे कि कोई सामान हम आपका ले गए हैं और 2 दिन बाद उसे वापस कर देंगे, तो क्या वो सुरक्षित वापस आएगी? ये भी तमाम ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं। प्रेम जी जुड़े हुए हैं चेन्नई से, स्वागत है आपका प्रेम जी, अपनी राय साझा कीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं तो खाली एक ही बात बोलता हूँ कि आपके चैनल को छोड़ के सब चैनल यूपी की इतनी बड़ाई कर रहे हैं कि मोदी योगी की जोड़ी में वहाँ अपराध, दबंगाई, सब चीज को खत्म कर दिया। आज ही योगी जी बोल रहे थे कि 35 लाख यहाँ पे आदमी आए अयोध्या में, कहीं जरा भी दंगा फसाद नहीं हुआ। बिहार और बंगाल में इतना दंगा फसाद हुआ। कहने का मेरा तात्पर्य ये है, फिर टीवी चैनल पर हम लोगों को ये क्यों दर्शाया जाता है कि यहाँ कोई भी तरह की बदमाशी नहीं है, अपराध नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। मैं कहता हूँ माननीय लोग बोलते हैं, ये हमारे मोदी और योगी जी क्यों बोल रहे हैं ये, और यहाँ क्यों मीडिया ऐसा दिखा के हम लोगों को धरातल में ले जा रही है। या तो ये कहते हैं कि दंगे हो रहे हैं, ठीक है हम संभाल रहे हैं, ये क्यों कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है। ये कहने का मतलब मैं बारी बारी हर बार यही बोलता हूँ आपके बिल्कुल अपराध मुक्त कहा जाता है, अपराध मुक्त हो गया है, महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन ये दावे कहीं ना कहीं खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। और हम किसी सरकार का गुणगान करने के लिए नहीं बैठे हैं, आम जनता के मुद्दों को हम उठाते हैं। हमारे साथ शुक्रिया प्रेम जी राय साझा करने के लिए। गिरीश जी जुड़े हुए हैं कानपुर से, स्वागत है आपका गिरीश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। देख रहे हैं जो वो हम बताना चाहेंगे आपको कि ये भाजपा सरकार है, इसके जितने अनुवांशिक संगठन है, आरएसएस है या जो भी लोग हैं, इनकी संख्या करोड़ों में है। सारे लोग सिर्फ मोबाइल है, इधर उधर घूमना, इधर उधर वसूली करना, दिन भर अपनी पार्टी का प्रचार करना, अपने संगठन को मजबूत करना, उसके लिए चंदा जुटाना, साधन जुटाना, उसी के सुरक्षा में पुलिस भी लगी रहती है। पूरे देश में आप चेक कर लीजिए, सारे देश में चेक कर लीजिए, यहाँ की गवर्नमेंट को चेक कर लीजिए, कहाँ है सरकार इनकी। और ये जनता को जो ये बोलते हैं, ये सब झूठा बोलते हैं। जनता का इसमें कोई भला नहीं है, जितने काम ये कर रहे हैं इनका निजी भला है इसमें।
और ये निजी भले के लिए और अपने पार्टी संगठनों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए ये सब कार्यों में जुटे हुए हैं और ये 8 साल से यही कर रहे हैं और आगे भी यही करते रहेंगे। ये हिंदुस्तान को चीन की पीले बना देना चाहते हैं और ये जनता के हित में कोई काम नहीं करना चाहते हैं और ये प्रोपोगंडा करते हैं। अगर ये जनता के लिए काम करते हो तो अब तक इनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। ये नहीं करेंगे गिरफ्तारी, क्योंकि इन्होंने गुंडों से कह रखा है कि हमें वोट दो और मौज करो, हमें वोट दो और मौज करो। अब पुलिस की सुरक्षा में लगी हुई। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। हमारे संवाददाता राजू शर्मा जुड़े हुए हैं मेरठ से। मेरठ का रुख कर लेते हैं। राजू शर्मा, आपके पास आएंगे। हमारे साथ केसी जैन जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजू, अगर देखा जाए ये मामला बेहद ही गंभीर है। इसमें जो प्रशासनिक अमला है उसकी प्रतिक्रिया कार्रवाई को लेकर और साथ ही जो परिजन हैं, क्या प्रशासनिक अमले की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है? फिलहाल की अगर बात करें तो फिलहाल मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही मेरठ के जो एसपी देहात है कमलेश बहादुर, उनसे बात हुई थी। उनका कहना था कि हाँ, इस तरह का प्रकरण सामने आया है, जो लड़की है उसको बरामद किया जा रहा है, बरामदगी के आधार पर आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। मैंने पता किया, मैंने कहा क्या सर किसी तरह की कोई गिरफ्तारी है, क्योंकि 3 से 4 लोग बताए गए थे अपहरण करने वाले, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अभी कोई इसमें गिरफ्तारी नहीं है, फिलहाल लड़की से बातचीत की जा रही है, उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी। और परिजनों का इस मामले में क्या कुछ कहना है? अभी परिजन का वही कहना है कि भाई हम परेशान हैं, पुलिस सुनवाई नहीं कर रही, जो सही जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो पुलिस कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, बल्कि टरकाया जा रहा था उन्हें। अब लगातार उनसे संपर्क किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, मान मनोबल की जा रही है। जिस तरह से मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया, के न्यूज ने उठाया, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया, अब परिजन के संपर्क में आ रहा है लगातार। लेकिन परिजनों का साफ कहना है कि जो सही कार्रवाई है वो जब तक नहीं होगी, जब तक हम मानने वाले नहीं है। अगर नहीं हुई तो हम यहाँ से पलायन करने को मजबूर। कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, इसीलिए ये परिवार पलायन करने को अब मजबूर है, क्योंकि गेट के बाहर, अपने ही मकान के बाहर इस परिवार ने एक चस्पा किया है लिखकर कि ये मकान बिकाऊ है और हम यहाँ से पलायन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति नजर आ रही है। तस्वीरें आप देखिए, गेट के बाहर मकान का ये मेन गेट है जहां पर ये चस्पा हुआ है और बड़े बड़े शब्दों में ये लिखा है कि ये मकान बिकाऊ है, ये परिवार पलायन कर रहा है। और स्थिति, ये पीड़ित परिवार है जो ये चस्पा किया है गेट के बाहर, और सिर्फ कानूनी कार्रवाई ना होने के चलते दबंग घर में घुसकर बेटी को उठा ले जाते हैं। और जब इस बात की तहरीर थाने में दी जाती है तो जो प्रशासनिक अमला है वो कह देता है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या दोनों पक्षों को बुलाकर पूछताछ नहीं करनी चाहिए? अगर प्रेम प्रसंग का मसला है तो उस लड़की को बुलाइए, नाबालिग ही सही, लेकिन उसके बयान के आधार पर आगे की स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन बजाय ये सब कुछ करने की, मामला टालती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ राजू, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। दर्शकों की राय इस मसले को लेकर बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, ये दावा तो किया जा रहा है, लेकिन कितनी है ये बानगी भी हम देख पा रहे हैं। इसी को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जनहित में आज मेरठ का मामला उठाया है, लेकिन सवाल कानून व्यवस्था को लेकर, और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। दर्शकों की राय भी इस मसले को लेकर बेहद अहम हो जाती है। मुमताज जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो जब ऐसे मामले सामने आते हैं, ये मेरठ का मामला है लेकिन हम पूरे प्रदेश स्तर की बात कर रहे हैं, कि क्या वाकई कानून व्यवस्था का खौफ है? और अगर खौफ है तो ऐसे मामले सामने क्यों आ रहे हैं? सोनी जी, मैं आपसे बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो हमेशा बड़े बड़े दावे करती है। वो महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है। वो समाज के हर तबके को महफूज बताती है।
वो देश और प्रदेश में कहती है कि राम राज कायम हो गया है। क्या मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या यही राम राज है आपका, जिसमें एक बेटी भी सुरक्षित नहीं और बेटी के साथ साथ उसका परिवार, उसका खानदान पलायन करने को मजबूर है? शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो बड़े बड़े दावे करते हैं। इनके दावे सरासर फेल हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर त्राही त्राही मची हुई है। न किसान खुशहाल है, न नौजवान खुशहाल है, न महिला खुशहाल है, न किसान खुशहाल है। भारतीय जनता पार्टी फेलियर है। ये सिर्फ और सिर्फ भाई से भाई को लड़ाने वाले लोग हैं, बांटने वाले लोग हैं, समाज को बांटने वाले लोग हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने किराना को मुद्दा बनाया था सपा सरकार में, पलायन को मुद्दा बनाया था और झूठा मुद्दा बनाने के बाद में इन्होंने भाई से भाई को समाज में नफरत फैलाने का काम किया था। और इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, इन्हें किसी की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। केसी जैन जी, कानून व्यवस्था आपकी तरफ से बार बार कहा जाता है, कई बार कई बड़े मंचों से भी ये आवाज़ आती है कि कानून व्यवस्था पहले की अपेक्षा बेहद चुस्त दुरुस्त हुई है, आपराधिक मामलों में कमी आई है, दबंगों के अंदर एक जहन में एक डर व्याप्त हो गया है, तो वो डर नज़र नहीं आ रहा है। देखिए सोनी जी, पहली बात तो ये कि लोगों के अंदर डर नज़र नहीं आ रहा है, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं है जी। इस चीज़ का हम मूल्यांकन उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ आबादी में, पहली बात तो हम इस चीज के बिल्कुल समर्थक नहीं है कि एक भी घटना हो, लेकिन 23 करोड़ की आबादी में अगर 100 घटनाएं होती हैं और पहले 1000 घटनाएं हुआ करती थी, आज 100 घटनाएं हो रही हैं। वो 100 घटनाएं भी नहीं होनी चाहिए 1000 आबादी में, लेकिन अगर ये आंकड़ा 1000 से घट करके 100 पे आया है तो इसको सफलता कहेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा कि कैराना को मुद्दा बनाया, वो झूठा मुद्दा था। तो जिस तरीके से आज आपने तस्वीरें दिखाई हैं कि एक घर पे पलायन का बोर्ड लगा है, तो पूरे कैराना में सैकड़ों लोगों ने अपने घरों के बाहर बोर्ड ही नहीं लगाया था, वहां से रियल में पलायन कर गए थे। केवल ये बचा था कि हमारी प्रॉपर्टी कोई खरीद ले, वहां से वो जा चुके थे। पलायन का सिर्फ बोर्ड नहीं लगा था, पलायन कर चुके थे, केवल ये था कि उनकी प्रॉपर्टी कोई खरीद ले। कैराना की ये स्थिति थी वहां पर, और तमाम सारे टीवी चैनलों ने दिखाया, आपके टीवी चैनल ने भी दिखाया था, और तमाम सारी उस पर चर्चा भी हुई थी। और रही बात ये कि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं है, आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में अगर 5000 से ज्यादा दुर्दांत अपराधियों को, जिनके खिलाफ NBW जारी था, और 2012 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश की यही पुलिस ढूंढ नहीं पा रही थी, क्योंकि उन अपराधियों को कहीं ना कहीं उस समय की शासन व्यवस्था का संरक्षण प्राप्त था। ये घटना दुखद है, घटना पे कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। इसके पहले भी जहां जहां पे इस तरीके की घटनाएं हुई है उस पर सख्त कार्रवाई हुई है। और दूसरी बात यह है कि जो संगठित अपराध है, संगठित अपराध पे बहुत बड़ा प्रतिबंध लगा है माननीय मुख्यमंत्री जी के बुलडोजर लाने के बाद में, इनकाउंटर जैसी कार्रवाइयां होने के बाद में, सख्त कार्रवाई होकर के और सख्त एक्शन के बाद। लेकिन फिर भी अगर कहीं पे घटना होती है और समाजवादी पार्टी के साथी अगर ये बात कहते हैं कि क्या यही कानून व्यवस्था है, तो शायद इन्हें याद नहीं है कि नहीं, कानून व्यवस्था पर सवाल सिर्फ इस वजह से नहीं उठ जाता कि विपक्षी पार्टी ऐसा कह रही है। इसलिए जो मामला सामने आया है मेरठ का, केसी जैन जी, मेरठ का ये मामला, आपके घर में 4 दबंग घुस जाएं, आपकी फैमिली के किसी भी व्यक्ति को किडनैप कर ले जाएं, तो ऐसी स्थिति में कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। देखिए सोनी जी, हम बता रहे हैं आपसे, और बाकायदा आपके टीवी चैनल पे ऑनलाइन बैठ करके हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस घटना के में भी सख्त एक्शन होगा। जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जाति धर्म मजहब देख करके कार्रवाई नहीं होती है। अपराधी है तो अपराधी के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए, विधि सम्मत वैसी कार्रवाई हो रही है। वो चाहे जितना धनाढ़ हो, चाहे जितना संपन्न हो, चाहे जितना पहुंच वाला हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिना किसी भेदभाव के कार्रवाइयां हो रही हैं। और उसी का परिणाम है कि अपराधी स्वयं को सरेंडर कर रहे हैं, स्वयं जाकर के थाने पे सरेंडर कर रहे हैं, तख्ती लेके सरेंडर कर रहे हैं कि मैं फला हूं,
फला फला मामले में वांटेड हूँ, मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ, पुलिस हमारा इनकाउंटर ना करे, पुलिस हमारे घर पे बुलडोजर न चलाए, पुलिस छापेमारी ना करे, लोग सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन हाँ सोनी जी, आपका जो सवाल है, मैं उस सवाल पे बिल्कुल प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ। आपने जो सवाल खड़ा किया है बिल्कुल इस पे भी सख्त कार्रवाई होगी। और इसके पहले भी अगर कहीं कोई, देखिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ शून्य हो गया, ऐसा नहीं कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना ऐसा कह रही है, ना पुलिस ऐसा कह रही है। लेकिन हाँ कि अगर पहले 1 लाख लोगों पर 1000 घटनाएं होती थी, तो आज वो प्रतिशत घट करके 1 लाख लोगों पर 100 घटनाओं पे आ गया, यानी कि 900। लेकिन ये आंकड़े टोटल में है केसी जैन जी, ये आंकड़े टोटल में है। अगर देखा जाए, अगर ऐसा है तो उम्मीद इंसान उसी से करता है जो वाकई काम कर रहा हो। अगर आप काम कर रहे हैं तो ऐसी घटनाएं सामने नहीं आनी चाहिए। हम बार बार ये सुनते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कहा तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, उनकी मंशा पर हम सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। लेकिन जो जिम्मेदारी प्रशासनिक अमले को सौंपी जाती है वो बखूबी इस पर काम क्यों नहीं करते? और क्या शासन स्तर पर कोई ऐसा संरक्षण है जिसकी वजह से वो दबाव में काम करते हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि जिस परिवार को आप दिखा रही हैं एक सामान्य परिवार है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत धनाढ्य और बहुत संपन्न, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर, उस तरीके का सामान्यता देख के नहीं लगता है कि इस तरीके से। और रही बात संरक्षण की, संरक्षण उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार में किसी भी अपराधी को संरक्षण नहीं, कितना भी पहुंच वाला ही क्यों ना हो। और रही बात ये मनोबल की या दुस्साहस की, तो अभी आपने देखा कि अतीक के परिवार के लोगों ने जिस प्रकार से राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की भी हत्या की, और जिसके पास 2-2 सिक्योरिटी थे, 2-2 गनर थे, तो वो तो माफिया है ना सर, वो माफिया है तो जाहिर सी बात है, वो मामला हाईलाइटेड है तो जाहिर सी बात है कार्रवाई भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि अगर एक कोई मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है केसी जैन जी, और अगर उसके साथ कोई दुर्घटना, कोई आपराधिक घटना होती है तो उस पर उसको कितना संज्ञान में लिया जाता है और प्रशासनिक स्तर पर उससे किस तरीके से लेकर उस पर ठोस कार्रवाई की जाती है। इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो जाते हैं जब ऐसे आपराधिक मामले सामने आते हैं, दबंगों की दबंगई सामने आती है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं मेरठ की इस घटना को लेकर कि ये परिवार न्याय मांग रहा है और प्रशासनिक स्तर पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रमित जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए, जैसा कि केसी जैन जी ने कहा कि पहले जो आंकड़े थे अब उनमें कमी आई है, अब पहले 1000 थे, अब 1000 से 100 हो गए हैं, फिर भी ऐसी घटनाओं में प्रशासनिक कार्यशैली कुछ ऐसी लचर नजर आती है जिस पर सवाल खड़े करने पड़ जाते हैं। क्या वजह है? मैम सोनी जी, मैं इसमें 2 बातें बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। पहली बात ये कि केस 1000 हो या 100 हो या 1 हो, पूर्ण रूप से शासन और प्रशासन उसका जिम्मेदार है, क्योंकि ये अवाम, ये जनता की सुरक्षा का मुद्दा है, ये पलायन का मुद्दा है, ये महिला सुरक्षा का मुद्दा है, ये बाहुबलियों का मुद्दा है। अब चाहे वो 2 गनर वाला हो या वो सिर्फ मोहल्ले की चौपाल वाला हो, बाहुबली होता है और उसका इंतजाम योगी सरकार अगर कर रही है तो फिर कायदे से करे, अन्यथा ये दावा ना करे। दूसरी बात, जो मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई केसी जैन जी ने कहा कि मैं ये बात बड़ी स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, हर सवाल का उत्तर सवाल नहीं होता, सवाल का जवाब दिया जाता है। और जवाब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, एक नेशनल मीडिया के चैनल पे मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है आपके संज्ञान में ये लेट आया, परंतु आप आज नेशनल टीवी पे इस बात को सशक्त कीजिए, आप अपनी पार्टी के नेताओं से, आप प्रशासन से इस बारे में बात कीजिए और इस जनता को, आम जनता को, एक आम परिवार को इंसाफ दिलाइए। यही आप जैसे
अभी हम लोग राजनीतिक में इसमें नहीं होना चाहता हूं, बड़े भाई के नाते आपसे ये निवेदन है कि आप इस बिल्कुल लड़की की राजनीति का ये आवाज मुद्दा लखनऊ नहीं है जी। केसी जैन जी, आश्वासन। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सोनी जी, हमने आपसे पहले ही कहा कि घटना को, जो घटना संज्ञान में आई, बिल्कुल उस पर सख्त एक्शन होगा और इसमें संलिप्त कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। और मैं जो एग्जाम्पल दे रहा था वो इसलिए दे रहा था कि देखिए, समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इस बात का भी भय नहीं होता है कि उनको फांसी हो जाएगी, उनके घर पे बुलडोजर चल जाएगा। तो ऐसे में कुछ लोग दुस्साहस करते, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? अभी आप देखिए कि उमेश पाल की हत्या जरूर हुई, लेकिन उसके बाद में उसमें से दो लोगों का इनकाउंटर हुआ, जिसमें दो लोगों की कैजुअलिटी हुई, 2 लोगों को अपना जान से हाथ धोना पड़ा। बाकी करीब 40 लोगों को उसमें गिरफ्तार किया गया। तो चाहे घटना छोटी हो चाहे बड़ी हो, उस पर सख्त से सख्त एक्शन हो रहा है। लेकिन जो विपक्ष के समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि कराना की घटना को उन्होंने बिल्कुल झूठा साबित कर दिया, जब उस पर सवाल खड़े हो रहे थे। और मुख्यमंत्री आवास के पास जब बेटियों की लाशें मिलती थी उसको ये भूल गए। ये बदायूं में 2 बच्चियां की लाशें लटकी हुई मिली थी, उसको ही भूल गए। तो तमाम सारी घटनाएं समाजवादी पार्टी सरकार में हुई, लेकिन मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ। बात यह है कि जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, अपराधों में बहुत ज्यादा गिरावट आई है, क्योंकि अपराधी आज जेलों के अंदर है। और या तो अपराधी प्रदेश छोड़ के चले जाए या तो उनकी जगह जेल के अंदर है। और अगर पुलिस कार्रवाई करेगी तो बुलडोजर भी चलेगा, एनकाउंटर भी होगा और उसमें वो मारे भी जा सकते हैं। ये बात माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत पहले स्पष्ट कर दी। इसी का परिणाम रहा कि 5000 से ज्यादा दुर्दांत अपराधियों ने स्वयं को सरेंडर किया और तमाम सारे अन्य अपराधियों को, जिनके खिलाफ NBW जारी था बाकायदा न्यायालय के द्वारा, जिनके खिलाफ जो है गैर जमानती वारंट के साथ साथ जिनके खिलाफ इनाम घोषित था, लेकिन 2012 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई। आज उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। यही कारण है कि समाज में शांति व्यवस्था कायम है, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे कोई घटना होती है तो प्रश्न तब लगता है जब उस पर कार्रवाई ना हो। और आपने भी इसीलिए चैनल पे उठाया है, इसीलिए तो हम चर्चा कर रहे हैं केसी जैन जी। कार्रवाई हो गई होती तो फिर ये कोई मुद्दा ही नहीं होता। हम इसीलिए चर्चा कर रहे हैं क्या इस मसले पर कार्रवाई में इतनी लेट लतीफी क्यों? किसी की बेटी, वो भी नाबालिग बेटी, घर से उठाकर दबंग ले गए। एक दर्शक जुड़े हुए हैं केसी जैन जी, फिर आते हैं आपके पास, उनकी राय साझा कर लेते हैं। उमेश जैन जी हैं मेरठ से, स्वागत है आपका, राय साझा कीजिए उमेश जी। नमस्ते मैडम जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरठ में जो है गुंडागर्दी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी कोई काम नहीं कर रहे हैं, बिना काम के वो टरकाते रहते हैं। मैं 13 महीने से कमिश्नरी ऑफिस में चक्कर लगा रहा हूँ, पर मेरी शिकायत का समाधान नहीं हो रहा है। इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। कमिश्नर साहिबा से मैं बिल्कुल आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, कमिश्नर ऑफिस के आप चक्कर काट रहे हैं। शुक्रिया उमेश जी राय साझा करने के लिए और ये सवाल उठाने के लिए। चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका चंद्र प्रकाश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। चंद्र प्रकाश जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी राय साझा कर सकते हैं। चलिए दोबारा से जुड़ते हैं तो राय साझा करेंगे। रूपा जी आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए जो इस तरीके की दबंगई के मामले सामने आते हैं, इसकी वजह आप क्या मानती हैं? और एक दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि जो अधिकारी हैं वो जिम्मेदारी से काम नहीं करते, हिला हवाली करते हैं अपने काम को लेकर, अपनी जिम्मेदारी को लेकर। हम कई महीनों से कमिश्नर ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन हमारी सुनवाई नहीं की जा रही। देखिए सोनी जी, उत्तर प्रदेश में मैं चूंकि एक कलमकार भी हूँ और कलम के माध्यम से भी मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं सामाजिक विसंगतियों को उठाऊं। वहां से लेके मैं ग्राउंड जीरो तक एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में निरंतर बहुत ज्यादा आधी आबादी से जुड़ी हुई हूँ।
तो ये बात तो मैं भी यहाँ पर बिल्कुल समर्थन करती हूँ उत्तर प्रदेश की स्त्री होने के नाते, कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की मंशा महिला सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए स्पष्ट है। अब दिक्कत ये कहाँ पर आ रही है कि इन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं, इनको इतनी तो साहसिक वारदात करने की ताकत कहाँ से मिलती है। वहां पर थोड़ा सा प्रकाश जल्दी से मैं डाल देती हूँ। देखिए, राजनीति में लोकतंत्र है, हम एक वोटर हैं, मैं एक वोटर हूँ, सोनी जी एक वोटर हैं। किसी के पास बल्क में वोट है, बिल्कुल बल्क में वोट है, लेकिन उसके कार्यशैली समाज विरोधी है। उसको कहीं से अंदर से लगता है कि मैं चूंकि बल्क में वोट रखता हूं, मैं वोट ग्रुप में प्रोवाइड कर सकता हूं। और एक आध तस्वीरें उन्होंने कई नेताओं के साथ खिंचा ली। देखिए, आजकल किसी भी कार्यक्रम में शामिल हो जाना, बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवा लेना एक कल्चर बन गया है। और बेसिकली ज्यादातर देखा गया है कि सामान्य नागरिक की अपेक्षा ये जो किसी एन कैन प्रकारेण इन चित्रों का उपयोग अपनी छवि को बहुत तेज तर्रार और बहुत बाहुबली, बहुत सोर्सफुल, बहुत दबंग दिखाना चाहते हैं, इनकी ये होती है। तो इसमें नेताओं पर प्रश्न नहीं आता, ये उसका प्रयोग करते हैं, उसके बाद ये प्रताड़ना के कार्य शुरू करते हैं और कहीं ना कहीं वो वहां पर पहुंच भी जाते हैं। देखिए, पीड़ित इंसान जब तक पहुंचेगा अपनी सुरक्षा एजेंसियों के पास, अपनी संवैधानिक संस्थाओं के पास, तब तक ये शातिर लोग पहले ही पहुंच जाते हैं। और कहीं ना कहीं फिर वही जो आज के मुद्दे पर है, प्रशासन की हीला हवाली, ढील ढाल। मैं एक बात बहुत सख्ती से कहना चाहती हूँ, किसी भी बच्चे का, यहाँ तो एक नाबालिग बेटी है, किसी भी बच्चे का अपहरण संसार की सबसे संवेदनशील विषय है। पुलिस को बगैर किसी दूसरी तरफ भटके सबसे पहले उस बच्चे की, उस लड़की की, उस स्त्री की बरामदगी करनी चाहिए, दूसरी फैक्ट की तरफ जाना नहीं चाहिए। अब ये बात, ये बच्ची बरामद, ये कोई सामान है जो बरामद हो जाएगा? ये कोई किसी का, जैसे एक हमने फिल्म सारांश देखी थी, ये किसी का टीवी है क्या? ये किसी की पुत्री है, ये किसी की बेटी है नाबालिग। आप सोचिए कि कितनी अब इसमें हम पीठ थपथपाएं तो बहुत शर्मनाक है, और हम इसको बहुत बड़े तरफ ले जाएं बहुत शर्मनाक है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा ये आदेश है कि कहीं पर भी महिला सुरक्षा, महिला सम्मान के साथ समझौते ना किए जाएं। अब ये पुलिस जो भैंस ढूंढ लाती है, ये एक बेटी नहीं ढूंढ पाती है। मैं कहती हूँ उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी सशक्त है कि वो पाताल से भी अपराधी को खींच ला सकती है। कहाँ इच्छा शक्ति सोई हुई है, कहाँ पर उन पर दबाव है? दबाव सारे पीड़िताओं पर, पीड़ित पर डालने के लिए ये कैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मैं बहुत आक्रोश व्यक्त करती हूँ अपने इस मंच के माध्यम से। बिल्कुल आक्रोश जाहिर करने वाला मसला भी है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से नाबालिग बच्ची लापता है, जिसके घर की बच्ची या बेटा या बेटी लापता होगी, उसका अपहरण कर लिया गया होगा, उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी, इन सब बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ पर जो एक लचर कार्य प्रणाली देखने को मिल रही है, इससे तो मतलब हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हम कैसे समाज में रह रहे हैं, कैसी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रह रहे हैं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो जाते हैं। मुमताज जी, आपके पास आएंगे। क्या वजह है कि त्वरित कार्रवाई नहीं हो पाती ऐसे मामलों में? सोनी जी, हमारी जो अभी रूपम मैडम थी, इन्होंने अभी योगी सरकार जी की बड़ी गुणगान की है। और इन्होंने एक बात कही कि मैं कलमकार हूँ। कलमकार मतलब कि आप अंदर से संवेदनशील होंगी, हसास होंगी, सेंसिटिव होंगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, योगी जी की सरकार में भी कलमकारों के साथ क्या सुलूक किया जा रहा है। अभी नेहा सिंह राठौर ने एक गीत लिखा था, उनपे FIR हो गई। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार इतनी निर्दयी है कि एक व्यक्ति एक बेजुबान जानवर को, पक्षी को, सारस को पाल लेता है, उसके खिलाफ मुकदमा हो जाता है। सरकार को पकड़ने चाहिए सांड, सड़कों पे घूम रहे हैं, पकड़ रही है सारस के मुद्दे की पूरी जो स्टोरी है वो भी आपने बाद में सुनी होगी, हालांकि मुद्दा ये है ही नहीं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने बार बार अतीक अहमद
और उमेश पाल जी का जिक्र किया। मैं इन्हें बताना चाहता हूं, अभी उमेश पाल हत्याकांड का उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश सरकार खुलासा भी नहीं कर पाई है। अभी उसमें कुछ नहीं कर पाई है। जो शूटर है वो पुलिस के हाथ नहीं आए हैं। तो ये पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करी थी विधानसभा के अंदर कि आप मुमताज जी, अहमद मुख्तार, आज की कानून व्यवस्था पर सवाल था, वजह पर सवाल था, पूर्व की सरकारों ने किस तरीके की कानून व्यवस्था थी वो भी सभी जानते हैं, तो उसको भी शामिल कर लीजिएगा। जी, मैं कानून व्यवस्था पे आ रहा हूँ। हमारे नेता ने मांग की थी कि उत्तर प्रदेश के जो टॉप 10 माफिया हैं उनकी लिस्ट जारी करिए। अतीक अहमद और अरे कैराना के बारे में बता दीजिए, कैराना में क्या हो रहा था उस समय? कैराना में क्या हो रहा था? कैराना को तो आपने खारिज कर दिया। चलिए बात पूरी कर लेने दीजिए मुमताज जी, बात पूरी कर लीजिए। अरे हम वो कैराना भी आपका फर्जी था, वो हमें पता है। उसमें आपकी रिपोर्ट भी आई थी और आपके नेता उससे पीछे हट गए थे। हम तो कहते हैं कि योगी सरकार यानी कि जो चैनल जाकर के दिखा रहे थे, वीडियोग्राफी दिखा रहे थे, जैसे आज दिखाया जा रहा है, वो सब फर्जी था। उनकी लिस्ट जारी क्यों नहीं? सैकड़ों घरों के बाहर लगा हुआ था, तख्ती लगी हुई थी कि हमारा घर दिखाओ, मुमताज जी, फर्जी था। केसी जैन जी, बात पूरी कर लेने दीजिए, इसके बाद जी सजा मिलनी चाहिए मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद को। अरे कहाँ आप नहीं बताते हैं, सैल्यूट करवाते हैं पुलिस वालों से, उनको टिकट देते हैं, सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं और कहते सजा होनी चाहिए। एनसीआरबी दो तरीके की बातें करते हैं उत्तर प्रदेश में। आप कहते हैं एक परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। अरे एनसीआरबी आप तो कहते हैं कि आप तो कहते हैं। केसी जैन जी, उत्तर प्रदेश आपके पास आएंगे, बात पूरी हो जाने दीजिए। गलत बयानबाजी कर रहे हैं आप। ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। अपराधों में बहुत ज्यादा गिरावट आई है, बहुत ज्यादा गिरावट आई है। और मुख्य बात ये है कि समाजवादी पार्टी सरकार में आप लोग अदर मुद्दे पर बात कर रहे हैं। मुमताज जी, केसी जैन जी, हम प्रेजेंट पर रहे तो अच्छा रहेगा, हम मेरठ की घटना पर ही रहे तो अच्छा रहेगा। क्या अब वो बेटी वापस सही सलामत आ पाएगी? उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन कर रहा है। और मैं रूपा मैडम को बताना चाहता हूँ, रूपा मैडम, हाथरस के अंदर बहन बेटी के साथ क्या हुआ था? हाथरस की घटना हम नहीं भूले हैं। हाथरस में एक दलित परिवार की बेटी के साथ क्या सुलूक हुआ था, उस परिवार के साथ क्या हुआ था, उसके अंतिम संस्कार तक की नहीं परमिशन मिल पाई थी। वही मुमताज जी, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते रूपा जी ने अपनी बातों को अच्छे से रखा है। उन्होंने ना तो सरकार की प्रशंसा की है और ना ही प्रशासनिक अमले की प्रशंसा की है। उन्होंने जो दोषी है, प्रशासनिक अमले ने सही से कार्रवाई नहीं की, इस बात का जिक्र, इस बात का समर्थन वो भी कर रही हैं। तो उन पर सवाल मुझे लगता है नहीं उठाना चाहिए। केसी जैन जी, अब केसी जैन जी से पहले मैं प्रमित जी के पास जाऊंगी। इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी और जो नहीं हुई? गोरखपुर में जब एक आतंकवादी मानसिकता का व्यक्ति घुस जाता है, प्रमित जी से सवाल था। केसी जैन जी, आपके पास आएंगे इसके बाद। आतंकवादी निकला, वो पाकिस्तान से प्रशिक्षित निकला और वो अपना पूरा यूट्यूब चैनल चलाता है। उसको फांसी की सजा हुई है न्यायालय के द्वारा, और उसको अखिलेश यादव जी ने क्या कहा? अरे ये तो इनोसेंट है, ये तो बेचारा है, ये तो पागल है। तो केसी जैन जी, आपके पास आएंगे। प्रमित जी से मेरा सवाल था, इनके विचार समझ। केसी जैन जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की बात करते हैं, ये तो कहते हैं एक परिवार को आप प्रताड़ित कर रहे हैं। मुझे सुन पा रहे हैं केसी जैन जी? मुझे सुन पा रहे हैं आप? यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं कि नहीं कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए अभी फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर अब कानूनी कार्रवाई किस तरीके की होनी चाहिए, क्योंकि मामला नाबालिग के अपहरण का है, उसकी बरामदगी का है और लचर रवैया जो यहां पर नजर आ रहा है, अब क्या सख्ती बरती जाएगी। से ब्रेक के लिए आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं। प्रमित जी आपके पास आएंगे। प्रमित जॉनसन जी, अगर देखा जाए ऐसे मामले को लेकर सरकार को और कितना गंभीर होने की जरूरत है, प्रशासनिक स्तर पर कितनी गंभीरता की जरूरत है? देखिए, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा, जैसे हमारी बड़ी बहन रूपा दीदी ने भी कहा कि मैं इसमें जो कहना चाहता हूं कि मैं भी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल से जुड़ा हूं, परंतु हर चीज का एक राजनीतिक दृष्टिकोण देखने के साथ साथ उसका एक सामाजिक दृष्टिकोण भी देखना जरूरी है। मैं भी एक ऐसी राजनीतिक दल से आया हूं कि हाथरस की बेटी का जिक्र हुआ, तो हाथरस की बेटी में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने लाठी खाने का काम किया और हमने वो लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ने का काम किया, और यही लड़ाई हमने लखीमपुर में भी लड़ने का काम किया। तो हम हमेशा बेटी के सम्मान में लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, और आज भी मैं ये आपके चैनल से कहना चाहूंगा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मेरठ की इस बेटी के लिए भी हम सड़क से लेके संसद तक का घेराव करने का काम करेंगे। और अभी मैं आपको ये बात निश्चित कराना चाहता हूँ, रूपा जी, आप मेरी बड़ी बहन की तरह है। मेरे को ये घटना मात्र 15 मिनट पहले जब डिबेट शुरू हुई, जब रिपोर्टर जी का मेरे पास फोन आया, तभी मुझसे अवगत कराया गया। मैं इसका राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ साथ सामाजिक दृष्टिकोण। अच्छी बात है प्रमित जी, अच्छी बात है आप अगर इस मसले को लेकर इतना गंभीर हैं। जी हाँ, आपने बड़ी बहन की तरह जो बात कही वो बहुत अच्छी है कि हम उसके सामाजिक दृष्टिकोण पे बात करें। ये कोई सम्मान नहीं कि 1 महीना मेरे पास है और फिर मैं उठाकर वापस कर दूंगा। ये एक लड़की के सम्मान और उसके प्रतिष्ठान की बात है। आप और हम जिस समाज में रहते हैं, आप जानते हैं, एक नाबालिग लड़की किसी के घर में 1 महीने बाद से थी और अब 1 महीने बाद अपने घर आएगी। उसका सम्मान, उसकी चीजें, उसके परिवार का सम्मान, उसके माँ बाप का सम्मान, उसके भाई बहनों का सम्मान किस तरीके से छलनी किया जाएगा, समाज किस तरीके से उनको आरोपित मानेगा, किस तरीके से समाज। बिल्कुल प्रमित जी, आप इस मामले को लेकर इतना गंभीर हैं, अच्छा लग रहा है सुनकर, और आप मेरठ के इस लड़की के लिए खड़े होंगे, इस परिवार के लिए खड़े होंगे, ये भी अच्छा लग रहा है। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या कुछ नज़र आने वाली है, उस पर भी निगाहें रहेंगी। रूपा जी, फाइनल कमेंट, देखा जाए इस घटना को लेकर, अगर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, दबंगों की दबंगई सामने आती है, कोई भी व्यक्ति घर में घुस जाता है और नाबालिग लड़की का अपहरण कर लेता है, तो ऐसे में और कितनी सख्ती बरतने की ज़रूरत है प्रशासनिक स्तर पर? देखिए सोनी जी, कानून का इकबाल बुलंद होना पड़ेगा। देखिए अब इतने अच्छे शब्दों में बोल रहे थे हमारे सम्मानित भाई, लेकिन दुख की बात है वो बहुत दूर तक चले गए। 1 महीने तक उन्होंने बेटी को लापता ही रखा, फिर लापता होकर जब वो मिलती है तो उसके साथ क्या दुश्वारियां आएंगी, फिर वो किसी लायक नहीं बचेगी। हम यहाँ तक तो चले गए, लेकिन हम उस लड़की को तत्क्षण बरामदी करके उनके परिवार तक सुरक्षित पहुंचाने और उन दोषियों को दंड देने की त्वरित कार्रवाई में कहीं असफल हो रहे हैं। उन्होंने खुद कहा, मुझे आज जानकारी हुई। अब आप देखिए, राजनीतिक दल को बिलोंग करते हैं और आपको बड़ी बड़ी घटनाओं की जानकारी कितना विलंब से मिलती है, वो भी जब मीडिया आपको बुलाता है कि आप आइए अपने पार्टी की तरफ से पक्ष रखिए। बिल्कुल, यानी जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी होने के नाते ऐसी खबरों पर नजर रखनी चाहिए, यानी कि जानकारी होनी चाहिए और त्वरित। केसी जैन जी, इस मामले को लेकर आपकी तरफ से क्या पैरवी की जाएगी? क्या वाकई इस परिवार को न्याय मिलेगा? सोनी जी, बिल्कुल सोनी जी, समय कम है, रूपा जी फाइनल कमेंट ले लेते हैं। तो उस पे तत्काल एक्शन हुआ है, तत्काल कार्रवाई हुई है, और बिल्कुल जो घटना हुई है दुखद है, और तत्काल इस पे कार्रवाई होगी, एक्शन होगा, और जो भी अपराधी हैं, कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, और बेटी सलामत और सुरक्षित तरीके से अपने घर पहुंचेगी। बिल्कुल केसी जैन जी, हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगली बार अगर चर्चा करें तो हम लचर कानून व्यवस्था की नहीं, और एक गंभीरता से जो कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन किया जा रहा है, हम इस पर चर्चा करेंगे। कानून व्यवस्था और बेहतर है, हम ये उम्मीद कर सकते हैं। केसी जैन जी, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि बातें जो निकलकर सामने आती हैं कानून व्यवस्था को लेकर, आपराधिक मामलों को लेकर, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही नज़र आती है, जिसको लेकर हम जनहित में आज चर्चा कर रहे थे। मेरठ की ये घटना थी, और मेरठ की इस घटना को लेकर अब क्या सतर्कता शासन और प्रशासनिक स्तर पर बरती जाएगी, इस पर
नजर रहेगी। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।